हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एक नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। तो यह है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3। और जैसा कि आपको पता है कि वेव एंड ऑसिलेशन आपके सिलेबस का यूनिट 3 है। इसके पहले जो 2 यूनिट थे, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, वो हमने प्रॉपरली कंप्लीट करा रखा है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मैकेनिक्स के टोटल 30 लेक्चर्स और थर्मल फिजिक्स के टोटल 14 लेक्चर्स के सेपरेट प्लेलिस्ट हैं। सारे लेक्चर्स को जाकर आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक उचित दिशा दे सकते हैं। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका यूनिट है वेव एंड ऑसिलेशन, इसमें ऑसिलेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 लेक्चर में हमने ऑसिलेशन से ही रिलेटेड बातें की हैं, उनके डिफिनीशंस देखे हैं, फार्मूले देखे हैं और उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कराया आपको। तो ये आप कह सकते हैं कि यूनिट ये 3 जो है वेव एंड ऑसिलेशन, उसका ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। आज से हम वेव पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं वेव का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें आप वेव के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि वेव से कौन कौन से टर्म रिलेटेड हैं, क्योंकि आगे जितना भी आप पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में वो सब वेव से एसोसिएटेड हैं। तो वेव के केस में कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन के तौर पर देखने वाले हैं। तो काफ़ी आसान लेक्चर है। आई होप कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय वेव। वेव या तरंग का मतलब क्या है? वेव या तरंग किसको कहते हैं? देखिए, वेव या तरंग क्या है? ये किसी माध्यम में उत्पन्न, थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं स्पेशली फॉर प्रबल प्रताप सिंह जी और राजवीर सिंह जी के लिए, माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है। ये विक्षोभ का मतलब अभी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी देखिए आप इंग्लिश में कितनी आसानी समझ में आ जाएगा। डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको, डिस्टरबेंस। तो वेव या तरंग क्या है? किसी माध्यम में उत्पन्न एक, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो बिना अपना रूप बदले एक निश्चित चाल से, एक निश्चित स्पीड से आगे बढ़ती है ना। तो किसी भी मीडियम में उत्पन्न एक ऐसा विक्षोभ है जो अपना रूप बदले बिना, यानी रूप बदले बिना, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से या निश्चित चाल से आगे बढ़ती है, एक डेफिनेट स्पीड से आगे बढ़ती है, उसी को हम वेव कहते हैं। तो ये तो रही डिफिनीशन कि तरंग या वेव क्या होता है। बट अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, सपोज कि यहाँ पर एक तालाब है और इस तालाब में पानी है और आपने एक पत्थर यहाँ पर ऐसे थ्रो कर दिया। तो जब पत्थर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये सर्कुलर, आपको एक इस तरह का सर्कुलर शेप दिखाई देता है जो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, लगातार फैलता रहता है। तो यही जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सर्कुलर शेप में, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यही जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। और लेकिन ध्यान से आप देखिए तो आगे कौन बढ़ रहा है? क्या ये जल, यहाँ पर जो वाटर है वो आगे बढ़ रहा है कि आपने जहाँ पर पत्थर फेंका वहाँ पर जो जल के अणु थे वो लोग यहाँ से यहाँ तक चले गए? नहीं। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो जल के अणु थे वो वहीं पर हैं, यहाँ पर जो थे वो वहीं पर हैं, लेकिन एक डिस्टरबेंस, एक हलचल है जो लगातार साइज इसका बड़ा हो रहा है, लेकिन रूप नहीं बदल रहा है। ये सर्कुलर था, सर्कुलर था, सर्कुलर था, सर्कुलर था। तो बिना अपना रूप बदले और एक निश्चित चाल से, एक निश्चित स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। तो इसी डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव या तरंग। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे तरंग क्या है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है, वह हलचल है, वह डिस्टरबेंस है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखिए रस्सी का भी एग्जाम्पल जानते होंगे। हाथ में एक रस्सी कहीं पर बांध दीजिए उधर, और इधर रस्सी पकड़ लीजिए और ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे करने के बाद क्या होता है, ये रस्सी इस तरह से आपको दिखाई देती है, मतलब उसमें ये जो शेप है वो लगातार ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये जो रस्सी तो वहीं पर है, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई एक निशान बना दें रस्सी में, तो ये निशान यहीं पर है, ये आगे नहीं जा रहा है, लेकिन उसके अंदर ये जो डिज़ाइन है, ये जो शेप है, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो यही जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड वेव या फिर तरंग। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये डिफिनीशन होती है तरंग की। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें
वेव आप समझ लिए, तो प्रॉपर्टीज पर आइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वेव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वेव क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज में किसी भी तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो तरंग की प्रॉपर्टी, ये तो डिफिनीशन में आपने चीज़ें पढ़ ली। देखिए किसी भी माध्यम में अगर आप चाहते हैं कि वेव या तरंग उत्पन्न हो और वो आगे बढ़े, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी कि जिस मीडियम, जिस माध्यम की आप बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर रस्सी एक माध्यम है, यहाँ पर जल एक माध्यम है, इसी तरह से जो हम बोल रहे हैं वो साउंड, वो भी क्या है, इस एयर मीडियम में आगे जा रही है, यानी कि ये वायु यहाँ पर एक माध्यम है। तो किसी भी तरंग, किसी भी वेव के आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उस मीडियम में क्या खास बात होनी चाहिए, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी समझते हैं, प्रत्यास्थता मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर इनर्शिया होनी चाहिए, ये भी आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। तो कोई भी ऐसा माध्यम जिसके अंदर जड़त्व हो, जिसके अंदर प्रत्यास्थता हो, उस माध्यम में तरंग आगे बढ़ती है, आगे बढ़ सकती है। तो किसी भी तरंग, किसी भी वेव के मोशन के लिए, वेव के आगे बढ़ने के लिए मीडियम के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर नोटिस करिए कि जब ये तरंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो जल के जो अणु यहाँ पर थे वो अभी भी यहीं पर हैं, जल के जो अणु यहाँ पर थे वो अभी भी वहाँ पर हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक वो तरंग गई, तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आप यहाँ पर एक कागज़ की नाव रख दीजिए, है ना, कागज़ की नाव रख दीजिए पानी में, तो आप देखेंगे कि वो कागज़ की नाव अपनी ही जगह पर, वो कागज़ की नाव उस किनारे नहीं जाती है। अगर इस तरह के तरंग की हम बात करें तो वो कागज़ की नाव यहाँ तक नहीं जाती है, बल्कि वो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो एक मीन पोजीशन, एक माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे, यानी टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब ये है कि तरंग जब आगे बढ़ती है तो जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे जल के कण, माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी ही स्थिति पर रहते हुए एक माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे साम्यावस्था, मतलब साम्यावस्था के ऊपर और नीचे सरल आवर्त गति करते हैं। इसी तरीके से आप इस रस्सी के केस में देखेंगे कि ये जो निशान है, जब ये तरंग आगे बढ़ती है तो आपको दिखेगा कि ये रस्सी का जो निशान है वो ऐसे मीन पोजीशन से ऊपर गया था, थोड़ी देर बाद आपको ये नीचे दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर है, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो एक माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे ये गति कर रहा है, यानी कि जो माध्यम के कण हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं। अच्छा देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके चल रहे हैं, तो किसी को भी समस्या ना आए ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को लेकर कोई क्रोधित नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है ना। तो माध्यम के कण सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कह सकते हैं, या हार्मोनिक मोशन करते हैं एक माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पहली थी, और इसके बाद एक तीसरी बात भी है, ये तो ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब तरंग किसी माध्यम में, ये तरंग जब किसी माध्यम में आगे बढ़ता है तो वेव आगे जाती है। तो वेव जब आगे जाती है तो वो एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पर आगे लेकर चलती है ना, क्योंकि मोशन है ना, इसके पास मोशन है तो एनर्जी है, और मोशन है तो मोमेंटम भी है मास के साथ में। तो जब भी तरंग मीडियम में आगे बढ़ती है तो वो दो चीज़ें ट्रांसफर करती है। यहाँ से क्या चीज़ यहाँ तक जा रही है, अगर तरंग यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये तरंग यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही है, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं वो याद रखिए। एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और दूसरा मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन क्या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मास। यहाँ पर मास का ट्रांसफरेंस नहीं होता है। तो जब भी तरंग कहीं पर भी आगे प्रोपागेट करती है, संचरित होती है, आगे बढ़ती है, तो वो ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं, क्योंकि जो भी कण इस तरंग को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, भले वो तरंग को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, लेकिन वो खुद अपनी जगह पर रहते हुए सरल आवर्त गति करते हैं। तो द्रव्यमान का संचरण यहाँ नहीं होता, लेकिन ऊर्जा और मोमेंटम का, एनर्जी और मोमेंटम का संचरण होता है। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। देखिए, ये जो तरंगे माध्यम में यहाँ पर आगे चलती हैं, इन तरंगों में एक तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती है, तो इन तरंगों में डिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिल सकती है। डिफ्रैक्शन तरंगों की ही प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस
और पोलराइजेशन, ये सब किसके गुण हैं? ये सब तरंगों के गुण हैं। तो जो माध्यम में तरंग संचरित होते हैं उन तरंगों के कुछ गुण हो सकते हैं। तो तरंगों में विवर्तन की घटना पाई जाती है। अब ये आपको हम ऑप्टिक्स वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो जो विवर्तन की घटना होती है, जो व्यतिकरण की घटना होती है, जो ध्रुवण की घटना होती है, ये तरंगों के गुण होते हैं। लेकिन इसमें से जो पोलराइजेशन वाली घटना है ये खास तरह के तरंग का गुण होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। यानी ये जो गुण हैं वो तरंगों के तो गुण हैं, लेकिन तरंग भी बहुत वेराइटीज के होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप ये याद कर लीजिए, अभी आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यहाँ पर वेव में। तो जो पोलराइजेशन की घटना होती है, जो ध्रुवण की घटना होती है, वो किस तरह के तरंगों में होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में, यानी कि ट्रांसवर्स वेव में होती है। बाकी ये जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, ये किसी भी तरह के वेव में, चाहे वो ट्रांसफर हो या ट्रांसवर्स ना हो, दोनों ही केस में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल ये जो तीनों हैं ये तरंगों के ही गुण हैं, ये कणों के गुण नहीं है। ठीक, तो ये कुछ आप महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं, वेव से रिलेटेड है ये। खास करके आपको ये याद रखना है कि वेव के आगे बढ़ने के लिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया जरूरी है, और जब वेव आगे बढ़ता है तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में एक है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो टाइप ऑफ वेव के बारे में है। तो आज आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप देखते हैं कहीं पर भी अनुप्रस्थ तरंग, कहीं पर अनुदैर्ध्य तरंग, कहीं पर यांत्रिक तरंग, कहीं पर विद्युत चुंबकीय तरंग, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ वेव। देखिए तरंगों को मुख्य रूप से अलग अलग तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो अगर हम इस आधार पर तरंगों का वर्गीकरण करें कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो टाइप्स ऑफ वेव मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें आपको देखने को मिलेंगी। एक होगी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये चैप्टर है एक अलग से, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम से एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या खास बातें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारा कुछ हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा एक चैप्टर होगा ये। ठीक, लेकिन अभी क्या है कि हम नॉर्मली तरंग की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो फोकस है ना वो यांत्रिक तरंग के ऊपर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा क्या हो गया? यांत्रिक तरंग। किस आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया? इस आधार पर कि एक ऐसा तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जिस तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जैसे हमने तरंग की परिभाषा आपको भले ही बताई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तरंग को चलने के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और वो तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनको हम यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। सॉरी, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, सॉरी। तो जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंग है, वो मैकेनिकल वेव है ना, यहाँ पर लिख दें मैकेनिकल वेव। और जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की, किसी माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि चलिए यांत्रिक हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, तो यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ठीक है ना, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। इसी तरह से यहां पर आप देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो इनका नेचर हमेशा क्या होगा? इनका नेचर हमेशा यही होता है, ट्रांसवर्स नेचर, यानी अनुप्रस्थ प्रकृति। अब आप इस उदाहरण पर आइए, देखिए दो तरह के तरंगों की सबसे पहले हमने बात करी कि एक ऐसा तरंग जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है।
और विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा नेचर में कैसे होंगे, ट्रांसवर्स प्रकृति के, यानी अनुप्रस्थ प्रकृति के। तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या है उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। सपोज कि कोई तरंग अगर इस माध्यम में आगे बढ़ रही है, यानी ये तरंग के आगे बढ़ने की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है। तो सपोज कि कोई तरंग अगर इधर जा रही है और माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा के बिल्कुल लंबवत ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, तो इस प्रकार के तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्सल वेव। तो जैसे पानी में, जब वो पानी में आपने पत्थर का जो एग्जांपल लिया है, तो तरंग ऐसे लगातार आगे बढ़ रही है, सपोज कि इधर से वो तरंग उधर जा रही है, लेकिन उसमें जो जल के कण हैं, अगर आप कागज की नाव रखते हैं, उनका वाइब्रेशन किधर होता है, तो इस दिशा के बिल्कुल लंबवत ऊपर नीचे ऐसे। तो जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के बिल्कुल लंबवत गति करें, कंपन करें, तो इस प्रकार की तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो जो यांत्रिक तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ हो सकती हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इसमें माध्यम के कोई कण तो नहीं होते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं वो हमेशा तरंग के संचरण की बिल्कुल दिशा के अभिलंबवत कंपन करते हैं। सपोज कि इस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। और दोनों ही केस आप देखिए, वर्टिकली ऊपर और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, ये दोनों ही जो केसेस हैं, सपोज कि ये एग्जाम्पल लीजिए, ये दोनों ही जो केसेस हैं वो इस दिशा में जाने वाली तरंग के बिल्कुल लंबवत है। ये भी लंबवत है ना, ये वाला जो है, और ये भी लंबवत है। तो इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को कहा जाता है कि हमेशा अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हम यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव के बारे में बात कर लें, तो ये वो तरंगे हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे पानी के अंदर जो तरंग आया वो मैकेनिकल वेव है, रस्सी के अंदर जो वेव आया वो मैकेनिकल वेव है, किसी स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं उसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो मैकेनिकल वेव है। जो हम बोल रहे हैं साउंड, इसको भी आगे बढ़ने के लिए एयर की ज़रूरत है। अगर इस कमरे में एयर ना हो तो हमारी आवाज़ आगे नहीं पहुंचेगी, हमारी आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका मतलब जो साउंड होता है वो भी एक मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव को दो पार्ट में क्रिएट किया गया। एक ऐसा है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते हुए आगे बढ़ता है, और एक वो वेव है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की दिशा में ही ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते हुए आगे बढ़ता है। जैसे अगर कोई तरंग इस दिशा में जा रही है और जो माध्यम के कण हैं वो ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट हो रहे हैं, उसी दिशा में ऑसिलेट हो रहे हैं, तो इस प्रकार की तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। मैं एग्जाम्पल सबका लिख देता हूँ। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर एग्जाम्पल लिखें तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक तो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, उसके अलावा एक्स रे है, गामा रे है, ठीक है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। मैकेनिकल वेव की अगर बात करें तो मैकेनिकल वेव में भी वैरायटी है, तो हम वैरायटी के हिसाब से एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मैकेनिकल वेव का जो एग्जाम्पल जो ट्रांसवर्स नेचर का होता है वो आपने देखा वाटर में, पानी में जो वेव है, पानी में जो तरंग उत्पन्न हो रहा है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का है, यांत्रिक तरंग है। रस्सी में जो आया वो भी सेम है ना, रोप के अंदर जो वेव आया वो भी इसी टाइप का वेव है। लेकिन अगर साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में उसके पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, यानी जो साउंड है वो इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में लॉन्गिट्यूडनल नेचर के। तो साउंड, एक तो साउंड वेव लिख सकते हैं, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो वेव आती है वो स्प्रिंग वेव। ये आपके लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब बड़ा ही स्पष्ट हो गया कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, जो प्रकाश होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये हमेशा ट्रांसवर्स होता ही है। जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मैकेनिकल वेव है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज़ बताई कि वेव के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। तो उसमें जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर के वेव के अंदर होती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि साउंड और लाइट, इन दोनों में से किसके अंदर पोलराइजेशन की घटना पॉसिबल है।
पोलराइजेशन या ध्रुवण की घटना प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश में से किस में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखी, उसके बेसिस पर इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो कि इसी में आ जाएगा डिफिनीशन रिगार्डिंग वेव्स। तो वेव या तरंगों से खास करके हमारा फोकस यहीं पर है अभी, क्योंकि इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो यानी इस मैकेनिकल वेव में जो दो टाइप की वेव होती हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, इनको हमको समझना है। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो यांत्रिक तरंगे होती हैं मैकेनिकल वेव्स, तो इसमें दो तरह का केस आपने देखा, एक ट्रांसवर्स नेचर का और एक दूसरा कौन सा नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो ट्रांसवर्स नेचर या ट्रांसवर्स वेव जो है, तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होना चाहिए। तो इनका जो ग्राफ होता है, चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इनका ग्राफ कैसा आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आया था, इस तरीके का। ठीक, और दूसरा अगर आप लेते हैं ट्रांसवर्स के अलावा दूसरा नेचर लॉन्गिट्यूडनल नेचर का जो वेव होता है, जैसा कि साउंड को आप कह सकते हैं और स्प्रिंग के अंदर आप कह सकते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज कि ये एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग के अंदर वेव जो प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो होता यह है कि जो स्प्रिंग की बात करते हैं, उस स्प्रिंग को अगर आप खींच करके छोड़ते हैं तो कहीं कहीं पर ये जो सर्किल होते हैं स्प्रिंग के, वो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और कहीं कहीं पर काफ़ी दूर दूर होते हैं, फिर कहीं पर बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और फिर उसी तरीके से दूर दूर होते हैं। तो जहाँ पर ये सर्किल नज़दीक नज़दीक होते हैं इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, संपीड़न, कंप्रेशन, और जहाँ दूर दूर होते हैं इसको हम बोलते हैं रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन या विरलन, संपीड़न और विरलन। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किस में होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। इसी का एग्जांपल है साउंड, इसी का एग्जांपल है स्प्रिंग के अंदर वेव। और अगर हम वाटर के अंदर जो वेव है, रस्सी के अंदर जो वेव है, उसका ग्राफ बनाएं तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। और इस ग्राफ से ही हम उस चीज़ को, जैसे इसका तो हमने सीधे स्प्रिंग का ही डायग्राम बना दिया, तो चाहे साउंड का केस हो चाहे कोई भी केस हो, आप ये कह सकते हैं साउंड जब जा रहा है तो कहीं कहीं पर मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, दैट इज कंप्रेशन। कहीं पर ये मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। तो ये मॉलिक्यूल्स दिखाने का एक तरीका हो सकता है कि हम स्प्रिंग के एग्जांपल से समझ लें कि जैसे स्प्रिंग में जहाँ सर्किल नज़दीक नज़दीक हो गए वो कंप्रेशन है और जहाँ दूर दूर हो गए वो रेयर फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का हमने सीधे डायग्राम बना दिया। इसी तरह से साउंड का भी आप करते तो आप मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। बिल्कुल वैसे ही पानी में जो वेव है, रस्सी के अंदर जो वेव है, उसको समझने के लिए हमने उसका ग्राफ बनाया है। और इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो किस पॉइंट, ये क्या चीज़ को नोटिस पॉइंट आउट करता है, ये जो बिंदु है वो क्या चीज़ को बताता है, ये बताता है मीन पोजीशन के साम्य स्थिति के किसी भी एक और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई वेव है, मतलब मीन पोजीशन है और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर जहां तक वो गया है, मैक्सिमम गया है, ये उस पॉइंट को बताता है। यानी आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन के किसी भी एक और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, बस ये मीन पोजीशन के ऊपर है और ये मीन पोजीशन के नीचे। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी जानते हैं कि ये किस फेज पर होता है, तो ये T/4 बोलते हैं, और अगर एंगल के फॉर्म में कहें तो π/2 होता है। इसी तरीके से हर एक पॉइंट का आप जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने इस ग्राफ को डिस्कस किया ही है, तो ये पूरा एग्जैक्टली वही ग्राफ है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव में ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल एकदम ऊपर रहता है मीन पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, श्रिंग या क्रस्ट, और एकदम नीचे वाले को बोलते हैं गर्त या ट्रफ।
तो सिर्फ आप ये टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जहां मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे वो कंप्रेशन, जहां दूर दूर होंगे वो रेयर फ्रैक्शन। जब मॉलिक्यूल मीन पोजीशन से सबसे ऊपर कंडीशन में होगा उसको क्रेस्ट बोलेंगे, जब सबसे नीचे होगा तो उसको ट्रफ बोलेंगे। ठीक, तो ये तो डायग्राम की बात हो गई। अब यहां पर इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे डिफिनीशंस रिगार्डिंग वेव। तो इसमें आपको यही देखना है कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है। तो एम्पलीट्यूड आप समझ गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड के बाद आता है यहां पर एम्पलीट्यूड। इसके बाद एक पॉइंट आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ का मतलब होता है, वेवलेंथ लैम्डा से इसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड को ए से एक्सप्रेस कर रहे थे। तो वेवलेंथ का मतलब होता है कि दो क्रेस्ट ले लीजिए इसमें, या तो आप सीधे सीधे ऐसे करिए, टी टाइम में, टी मतलब होता है टाइम पीरियड, टी टाइम में जितना ये वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। सिंपल सी डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं, टी टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो टी टाइम का मतलब एक टाइम पीरियड, और आप देखिए कि एक टाइम पीरियड में ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ बोली जाती है, और इसको पूरा हम बोलते हैं एक वेव। तो ये भी कह सकते हैं कि एक वेव पूरा होने में जितनी डिस्टेंस कवर करनी होती है उसको एक वेवलेंथ बोलते हैं, या ये कह लीजिए कि एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ये कवर करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक वेवलेंथ है। सपोज कि अगर हम यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो जाए यहाँ पर इतनी डिस्टेंस, तो उतना ही डिस्टेंस अगर हम इधर भी शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से t/4 शिफ्ट हो जाते हैं, इधर से भी t/4 शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के इक्वल है। सिमिलरली आप ट्रफ और ट्रफ के बीच का भी डिस्टेंस देखेंगे तो एक टाइम पीरियड में कवर किया हुआ डिस्टेंस है, तो ये भी वेवलेंथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव, दो सक्सेसिव या दो लगातार क्रेस्ट के बीच या दो लगातार ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो लगातार कंप्रेशन है ना, ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस, या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इस डायग्राम को हम हटा रहे हैं, इसी के रेफरेंस में सारी चीजें आपको बता देते हैं, सब कुछ इसके ऊपर भी लागू होगा। देखिए यहां पर लिखा था फैक्टर्स। ठीक, तो आप अगर एम्पलीट्यूड समझ गए, वेवलेंथ समझ गए, नेक्स्ट ये टाइम पीरियड आप ऑलरेडी समझते हैं कि एक वेव पूरा करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो यहां से अगर वेव स्टार्ट हुई है तो यहां पर दोबारा जब पहुंच जाएंगे तो ये एक पूरी वेव है। एक पूरी वेव पूरा करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जितना डिस्टेंस कवर होता है उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये जो पूरा बनता है इसको हम कहते हैं एक वेव, वन वेव। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी वेव चल रही हो मीडियम में जिसमें एक सेकेंड में इस तरीके से 4-5 वेव बन रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा वेव बन रहे हो। तो एक सेकेंड में अगर 5 वेव बन रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। एक सेकेंड में अगर 8 वेव बन रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना वेव बनेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है, n = 1/t। फ्रीक्वेंसी = 1/ टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेव का फेज। तो फेज भी हम पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, तो बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फेज एक ऐसी चीज है जो बताती है पार्टिकल के पोजीशन को और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पार्टिकल के पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताने वाली क्वांटिटी को हम फेज कहते हैं। तो एंगल की भी हेल्प ले सकते हैं और टाइम पीरियड की भी हेल्प ले सकते हैं फेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कितना टाइम पीरियड कितना टाइम कितने एंगल के इक्विवेलेंट होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, मतलब लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस ग्राफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की। ठीक है,
चलिए लास्ट पॉइंट है, ये आपने सारा कुछ समझ लिया। वेव की स्पीड आप समझते ही हैं कि 1 सेकंड में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम वेव की स्पीड बोलेंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम 1 सेकंड हो जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड की हो जाता है। तो 1 सेकंड में ये वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम इसकी स्पीड कहते हैं। वेव की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। आसान है बट क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर ये v क्या है, ये वेव की स्पीड है, और यहां n का मतलब क्या है, n है फ्रीक्वेंसी इसका वेव का, और लैम्डा का मतलब उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। वेव की फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड और उसके वेवलेंथ के बीच का रिलेशन है। तो सारी चीज़ें हो गई वेव से रिलेटेड, यही सारी टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि क्रेस्ट और ट्रफ आप समझिएगा। क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ बनते हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव में। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कहाँ बनता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव में। इसके अलावा जो मीन पोजीशन के किसी भी एक और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, या आप इस वाले वेव की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जहाँ पर वो पार्टिकल जितना भी शिफ्ट हुआ है मीन पोजीशन से, उस मैक्सिमम शिफ्टिंग को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसके अलावा एक पूरा वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और एक टाइम पीरियड में वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का ये रिलेशन हुआ। फेज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताने वाली क्वांटिटी को फेज बोलते हैं। इस वेव की स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके वेवलेंथ का ये रिलेशन है, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो इस पॉइंट में आपको इतना ही जानना है, और ये पॉइंट आपका ऑलरेडी हो गया, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया है। तो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ वेव के बारे में, क्योंकि ये जो वेव होती है ना, ये जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात अगर करें तो इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और जैसी मीडियम होगी वैसी इनकी स्पीड होती है। जैसे अगर कोई वाटर में अगर देखें, साउंड की स्पीड अगर वाटर में कहें तो अलग है, लोहे में कहें, आयरन में कहें तो अलग है, एयर में कहें तो अलग है। तो जो मैकेनिकल वेव की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो आगे हम यही देखने वाले हैं कि स्पीड ऑफ वेव, और कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल में भी कौन सी वेव, तो दोनों, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम्स। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ वेव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव में सबसे पहले हम ट्रांसवर्सल वेव की बात करेंगे और मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, जिसको मीडियम की जरूरत है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ट्रांसवर्सल वेव की बात करें, ट्रांसवर्सल वेव, मैकेनिकल वेव, तो ध्यान रखिए कि ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो इस तरह के वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करते हैं। सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं, या एक बहुत ही रेयर केस है सरफेस ऑफ लिक्विड जो होता है, सरफेस ऑफ लिक्विड, वहां पर भी ये वेव प्रोड्यूस हो सकती है, बट ये थोड़ा रेयर केस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो मोस्टली सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो सॉलिड में इस ट्रांसवर्सल वेव की जो स्पीड होती है, उस स्पीड का जो फार्मूला होता है सॉलिड के लिए, दैट इज v इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा अपॉन डी। किसी भी सॉलिड मीडियम में ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड का फार्मूला अंडर रूट ईटा अपॉन डी, जहां पर ईटा क्या है, ईटा इस सॉलिड मीडियम की इलास्टिसिटी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और डी क्या है, उस सॉलिड की डेंसिटी। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, किसके लिए, ये किसी भी सॉलिड रॉड है अगर सपोज, तो उसके केस में ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड का फार्मूला है। ये ट्रांसवर्सल वेव अगर किसी खींचे हुए स्ट्रिंग की हम बात कर लें, जैसे गिटार वगैरह होते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
उनको वाइब्रेट हम कराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो वाइब्रेशन जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो वो ट्रांसवर्सल वेव क्रिएट होती हैं गिटार वगैरह में। तो वहाँ पर जो वेव क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशन जो हो रहा है, उसकी स्पीड का फार्मूला इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंचे हुए तार में ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड का फार्मूला है अंडर रूट T/m, अंडर रूट T/m। तो कभी भी जब गिटार वगैरह या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जब क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है कि वो ट्रांसवर्सल वेव वहाँ प्रोड्यूस होती है और उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ पर T का मतलब टाइम पीरियड नहीं बल्कि ये टेंशन फोर्स है, तनाव बल जिसको बोलते हैं, टेंशन फोर्स या टेंशन भी सिर्फ बोलते हैं। और M क्या है, तो M मास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि इसको प्रूव करके बताइए कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये करेक्ट है, फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि T इज द टेंशन फोर्स, तो फोर्स का यहाँ डायमेंशन रखना पड़ेगा। M इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसको मास समझते हैं तो फिर ये कभी भी सही नहीं दिख पाएगा, जबकि ये सही है। तो ये M जो है सिंबल यहाँ मास के लिए नहीं बल्कि मास पर यूनिट लेंथ होता है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब कि टोटल मास को जब लेंथ से डिवाइड करेंगे तब आएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट T/m, ये किसी भी खिंचे हुए तार में ये ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड का फार्मूला है। इसी M को जब कैलकुलेट करते हैं इस स्प्रिंग के लिए, मास पर यूनिट लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है पाई r स्क्वायर डी, पाई r स्क्वायर डी, जहां पर r क्या है उस स्ट्रिंग का रेडियस है और d उसका डेंसिटी है। तो इस फार्मूले को आप चेंज करके लिख सकते हैं अंडर रूट T/πr स्क्वायर डी। और ध्यान से देखिए कि ये T जो अगर ये फोर्स है और ये पाई r स्क्वायर क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई r स्क्वायर, तो ये फोर्स अपॉन एरिया टाइप का हो गया। और फोर्स अपॉन एरिया हो गया तो इसको आप स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया V इज इक्वल टू अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन क्या, डेंसिटी। तो ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड का जो फार्मूला है वो देखिए यहाँ से मॉडिफाई होते होते यहाँ पहुँच गया, अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी कहिए, चाहे T/πr स्क्वायर डी कहिए, और चाहे आप V इक्वल टू अंडर रूट T/m कहिए। तो जिस भी तरीके से आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी उसी तरीके से ये फार्मूला आप यूज करेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्सल वेव की स्पीड के लिए। और नॉर्मली किसी भी सॉलिड के लिए फार्मूला V इक्वल टू अंडर रूट η/d होगा, जहां पर ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हुई थी, जिसमें से ये थर्ड वाला टाइप था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होते हैं उनकी स्पीड के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। चलिए, तो अभी आपने ये देख लिया है कि ट्रांसवर्सल जो वेव होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में प्रोपागेट करती हैं या फिर लिक्विड के सरफेस पर। तो सॉलिड के केस में वो सारे फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव तीनों तरह के मीडियम में प्रोपागेट हो सकती है। तो तीनों तरह के मीडियम में प्रोपागेट होती हैं, इसलिए तीनों तरह के मीडियम के लिए यहाँ पर आपको फार्मूले देखने हैं। तो मैं इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पर आपको बताता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब में लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड वेव की स्पीड का फार्मूला क्या क्या होता है। तो इन जनरल किसी सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या कह लीजिए साउंड की स्पीड का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट B प्लस 4/3 η/d। यहाँ पर B आप समझते हैं बल्क मॉडुलस, ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, D फॉर डेंसिटी। तो किसी भी सॉलिड के लिए इन जनरल ये फार्मूला है। लेकिन वो सॉलिड अगर एक इस तरह के किसी रॉड के फॉर्म में है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड की स्पीड का फार्मूला इसके अंदर हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट Y/d, जहां पर Y का मतलब है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यही फार्मूला ज़्यादा पॉपुलर है, इसी पर बेस्ड बातें होती हैं।
तो ये यंग मॉडुलस है और ये डेंसिटी है। तो अगर रॉड के फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज करिए, शेप अगर डिफाइन नहीं है तो आप ये जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलता है कि जिस मीडियम का ये इलास्टिसिटी, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, तो जिस मटेरियल का ये बना, जैसे सॉलिड में भी क्या हो सकता है, ये लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सॉलिड में भी वो सॉलिड जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड के केस में जो स्पीड का फार्मूला आता है दैट इज B/D। ये कितना है, B/D, जहां पर B क्या है, उस लिक्विड मीडियम का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क, ये इलास्टिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये सॉलिड के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, ये लिक्विड के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। और गैस के केस में अगर हम बात करें तो गैस के केस में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत का मतलब यह है कि दो फार्मूले आपको समझने हैं। तो देख लीजिए दो फार्मूले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने फार्मूला दिया गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए। तो इन्होंने ये माना कि जब मीडियम में साउंड आगे बढ़ता है तो जो यहाँ रास्ते में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं वो इतना स्लो होता है कि जहाँ पर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होने से जो हीट जनरेट होता है वो मीडियम में चला जाता है, और जहाँ रेयर फ्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, वहाँ पर जो हीट लॉस होता है उसको मीडियम से वहाँ पर वो गेन कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब एयर मीडियम में साउंड चलता है, यानी गैस में जब साउंड चलता है, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतना धीरे धीरे होता है कि एक्स्ट्रा हीट मीडियम को चला जाता, सराउंडिंग को चला जाता है, यहाँ जहाँ या फिर जहाँ हीट की ज़रूरत है वहाँ पर सराउंडिंग से हीट आ जाता है। इस वजह से ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल। तो न्यूटन ने ये कहा कि ये जो साउंड का प्रोपागेशन है मीडियम में वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इसके लिए जो फार्मूला होगा वो V = P/D। और उन्होंने क्या किया, एयर की डेंसिटी और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रख के स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट किया, जो लगभग कितना आया, 280 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन ने बताया था गैस में, एयर में स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला गलत था, क्योंकि ये गलत रिजल्ट बता रहा था। साउंड की जो स्पीड होती है एयर में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर, वो होती है 330 के आसपास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बुक में 330 मीटर पर सेकेंड, 331, 332 कुछ भी दिया रहता है। वो थोड़ा सा एक वेरिएशन है, क्योंकि वो अभी आगे हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे ना कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। तो बस 330 के आसपास वो वैल्यू रहती है। तो देखा जाए तो 332 सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है गैस में साउंड की वो 332 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया उसके बेसिस पर कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट आ रहा था वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस वजह से ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन आपको पता है कि बड़े लोगों की बात में बहुत दम होता है, और न्यूटन उस अपने समय के एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिससे ये जिस भी बात को बोलते थे उस बात का लोग वजन लेते थे और उसको सच मानते थे, ठीक है। तो न्यूटन ने जब ये बताया साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, तो ये कब तक चलता रहा, लगभग 100 सालों तक ये चलता रहा। और लगभग 100 साल के बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लाप्लास, उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल वैल्यू और इनकी थियोरेटिकल वैल्यू में इतना डिफरेंस, तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी है। उन्होंने ये सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है जो इस प्रैक्टिकल वैल्यू से इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। सोचिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी 100 सालों तक ट्रेवल कर गया। तो लाप्लास ने ये बताया, लाप्लास ने बल्कि एक करेक्शन किया। इसी वजह से इस फार्मूले को जो आगे हम लिखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन, इसको बोलते हैं, लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। तो क्या था लाप्लास का करेक्शन? तो लाप्लास ने यही कहा कि जब मीडियम में साउंड प्रोपागेट करता है तो जो रास्ते में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, वो इतने फास्ट होते हैं
कि कंप्रेशन की जगह पर जो हीट प्रोड्यूस होता है वो मीडियम को नहीं जा पाता, और रेयर फ्रैक्शन की जगह पर जो मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो सराउंडिंग से या मीडियम मतलब सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से नहीं आ पाती। तो इनका ये कहना था कि जो प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन मीडियम है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना हो के वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन मीडियम इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, रेदर इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसके बेसिस पर इन्होंने फार्मूला दिया कि स्पीड ऑफ साउंड या कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस इज नॉट इक्वल टू √p/d बल्कि गामा इंटू p/d। मतलब इन्होंने सिर्फ एक टर्म यहां पर जोड़ दिया कि ये जो फार्मूला इन्होंने बताया था न्यूटन ने वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा, कुछ टर्म छूट रहा है। तो इन्होंने जब ये देखा कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस इन्होंने बताया उसको, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने गामा एक टर्म जोड़ दिया। और इस गामा के जोड़ने की वजह से अब एयर के लिए जो गामा होगा, एयर के लिए अब गामा क्या होगा, तो एयर क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब डाईएटॉमिक गैसेस ही तो हैं इसमें मोस्टली। तो जो डाईएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। तो गामा की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद 1.41 आसपास आती है वैल्यू। तो गामा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखने के बाद कितना आता है, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लगभग आता है 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही वो प्रैक्टिकल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। अब ये देखिए एग्जैक्ट नहीं होता है, वो दोनों फ्लक्चुएट करते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो इतना चलता है। तो इस तरह से लाप्लास ने इस गलती को सुधारा, इसलिए इनका जो फार्मूला है इसको हम लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने देखा तीनों मीडियम में प्रोपागेट कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में ये फार्मूला यूज होगा, अगर वो रॉड के फॉर्म में है तो ये फार्मूला यूज होगा। जिसकी इलास्टिसिटी, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ वेव उतनी ज़्यादा होगी। लिक्विड के लिए फार्मूला बस वाई की जगह पर बी आ गया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। गैस के केस में न्यूटन ने बताया, चूंकि है गलत लेकिन इतना मतलब महत्वपूर्ण रोल इसने प्ले किया है इस नए डेरिवेशन के लिए। कहीं ना कहीं चीज़ें तो काफ़ी हद तक तो सही थी, बस गामा ही तो मिस था। तो एक कहीं ना कहीं इसने एक रास्ता दिखाया था कि गैस में वेव के फार्मूला, वेव का जो फार्मूला होगा वो इस टाइप से कुछ पॉसिबल है। तो इसी के बेसिस पर ये आगे इन्होंने करेक्शन किया, इसको बोलते हैं लाप्लास फार्मूला, और यही करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो v की वैल्यू है, जैसे हम साउंड का एग्जाम्पल लें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की या वेव की वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। जबकि ये सोचने पर थोड़ा अजीब लग रहा है बट ये सच है। ये जो एयर मीडियम है इसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम है। पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इससे ज़्यादा होगा, और गैस सॉलिड के अंदर यानी लोहे के अंदर और ज़्यादा होगा। तो लोहे के अंदर अगर हम आयरन की बात करें तो ये लगभग 5200-5300 है ना, 5230 इस तरह से इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। लिक्विड में अगर हम वाटर की बात करें तो लगभग 1450 वगैरह के आसपास होती है। ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं। और गैस के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली ये 332-330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जरा आप देख लीजिए कि सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5230 मीटर पर सेकेंड के आसपास कुछ, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर 1450 और गैस के अंदर सिर्फ 330-332 मीटर पर सेकेंड। और अगर इस सॉलिड में भी हम अगर आपसे पूछें कि बताइए लोहे में ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की कि स्टील के अंदर ज़्यादा होगी, तो सिर्फ एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ वेव उतनी ज़्यादा। तो अगर कई डिफरेंट लिक्विड दिए हुए हैं तो उसमें भी जिसका बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। इसी तरह से इसमें भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लोहे और स्टील में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा वेव का वो स्टील में होगा, उसके बाद फिर लोहे की बात आई, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे से ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले हो गए आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव की। और ट्रांसवर्सल वेव आपने देखा सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है तो एक ही फार्मूला था, लेकिन उसमें जो स्ट्रिंग वाला केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके 2-3 रूप थे, वो सब आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए ये सारे फार्मूले आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को या स्पीड ऑफ वेव को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। चलिए तो देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ वेव की स्पीड पर, स्पेशली साउंड के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो साउंड की स्पीड पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, सीधे लिख लीजिए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं प्रेशर को। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ेगा, प्रेशर का क्या असर पड़ेगा इफेक्ट साउंड के ऊपर, साउंड की स्पीड के ऊपर। तो इसका मतलब कि गैस में जब ये साउंड प्रोपागेट करता है तो v इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपने देखा, गामा p अपॉन डी, यही फार्मूला है गैस के केस में, गैस मीडियम में साउंड की स्पीड। ये जो p बाई डी है यह है प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और गैस के केस में डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जहाँ पर मास का मतलब गैस के सेंस में ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है ये। जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, और नाइट्रोजन का 28 होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट तो समझते ही होंगे आप, इस चीज़ को आप समझिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में। जैसे हाइड्रोजन की बात करें 1H1, लेकिन इसका अगर एटॉमिक मास देखें तो 1 है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो डाई एटॉमिक गैस होता है ना, तो एक एटम का वेट अगर 1 है, 1 जो भी आप इसका यूनिट रखेंगे ग्राम वगैरह में, तो 2 है अगर, तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो 8 यहाँ पर 16 होता है, तो है तो 16, लेकिन ये एटम का है ना, और ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 16 का 2 गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी आप समझ लीजिए 7 है और 14 है, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में होता है, तो इसका भी ये 28 होगा, यही है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है गैस में स्पीड ऑफ साउंड के लिए, इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब मास अपान वॉल्यूम, मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। तो जरा आप देखिए कि अगर आप इस तरीके से फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं तो ये v कैसे मॉडिफाई हो रहा है, गामा, और यहाँ पर m अपान वी रखेंगे, v ऊपर चला गया तो pv अपान m हो गया। और ये जो pv है वो आइडियल गैस के लिए pv इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो अगर हम pv की जगह पर RT रख दें तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट गामा RT अपान m। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि P अपान डी की जगह पर RT अपान M आ जाएगा, P अपान डी की जगह पर RT अपान M आ जाएगा। तो ये फार्मूले से आप देखिए कि अगर इस P अपान डी की हम बात करें तो ये पूरा फैक्टर P अपान डी का जो फैक्टर है, देखिए जो गैस है उसकी डेंसिटी तो हम वेरी कर नहीं सकते हैं, तो हम सिर्फ प्रेशर वेरी करने की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर वेरी होगा तो प्रेशर अगर उस मीडियम की आप वेरी करते हैं तो डेंसिटी कुछ इस तरीके से वेरी होती है। कहीं पर भी किसी एयर मीडियम है उसमें आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, और दोनों इस तरीके से चेंज होते हैं कि इनका रेशियो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। तो ये जो P अपान डी वाला पूरा फैक्टर है, इसी में अगर ये T जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आप देखिए कि P अपान डी की ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि R गैस कांस्टेंट, M उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो चेंज नहीं होना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर P अपान डी का जो रेशियो है, P और D का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो बताइए अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी और इस तरीके से बढ़ेगी कि रेशियो कांस्टेंट आएगा, लेकिन टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बहुत स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है। टेम्परेचर अगर आप वेरी कर रहे हैं तो फिर इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि हमेशा रेशियो बढ़ता जाएगा, एक से ज़्यादा होगा। तो प्रेशर अपान मतलब डी की जो वैल्यू है, इसका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो प्रेशर आप चाहे बढ़ाइए चाहे प्रेशर आप घटाइए, उसी के साथ साथ में ये जो डेंसिटी है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी, दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा। और दोनों का रेशियो कांस्टेंट आने का मतलब कि जो v की वैल्यू है, ये गामा यहाँ पर है, जो v की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रह जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, at constant temperature V has no effect due to pressure change। प्रेशर चाहे आप बढ़ाइए चाहे प्रेशर आप घटाइए, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो उस प्रेशर के बढ़ाने या घटाने का इस V पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक फैक्टर आप ध्यान रखिएगा प्रेशर के केस में। अक्सर लोग गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि फार्मूले से साफ साफ दिखता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो प्रेशर जब आप चेंज करते हैं तो डेंसिटी फिर सेम नहीं रह जाती, डेंसिटी भी बदलती है। इस वजह से इनका रेशियो हमेशा सेम हो जाता है। तो रेशियो अगर सेम रह गया तो V कहाँ डिपेंड किया P पर,
अगर सिर्फ प्रेशर बदलने से सिर्फ प्रेशर ही बदलता तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट प्रेशर आप बदलेंगे तो डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी या फिर घटेगी, इस वजह से प्रेशर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप कंक्लूजन याद करिए। दूसरा देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का देखिए कोई भी इफेक्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फार्मूला यही आप यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू गैस के ही केस में गामा P अपान डी, लेकिन हम टेम्परेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वही P अपान डी को RT अपान M रख देंगे, तो गामा RT अपान M। यहाँ से गामा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए। और टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हैं, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर के बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके बढ़ाने से ये बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है यहाँ से देखिए, अगर आप ये कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू किसकी, अंडर रूट टी, जो V है वो अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम V और अंडर रूट टी के बीच में ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप ये भी कह सकते हैं कि V स्क्वायर और T के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टेम्परेचर है और ये V का स्क्वायर है, और आप इसके भी यहाँ पर आप अंडर रूट टी और यहाँ पर V भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, जिससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी V स्क्वायर और T, या आप कहिए कि V और अंडर रूट टी, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको V और T के बीच में ग्राफ खींचना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि V स्क्वायर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V नहीं है, तो V और T के बीच में, अंडर रूट टी भी नहीं है, ये V और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो V स्क्वायर और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन V और T का जो ग्राफ है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, वो इस तरीके का ग्राफ आता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कर्व हो जाता है इस तरीके का। तो साफ साफ पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना साउंड बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ साउंड, ये देखने के लिए आपके पास यहाँ पर हम एक फार्मूला मेंशन कर रहे हैं। ये फार्मूला यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरीके से चेंज होगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से V चेंज होगा, और इसका फाइनल वैल्यू याद रखिए, VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टी। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको बताएगा कि T डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर जो कैपिटल T है वो केल्विन में है, और यहाँ जो स्मॉल t लिखे हैं वो डिग्री सेल्सियस में है। तो T डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड किसी भी गैस मीडियम में इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड उसी मीडियम में प्लस 0.61 इंटू टी। तो अगर आप जीरो, ये और ये टी है क्या, ये जो टी है वो जीरो और टी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो जीरो और टी के बीच का डिफरेंस टी के इक्वल आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की स्पीड है, गैस में साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.61 आ जाएगा। मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी बढ़ती जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फार्मूले का ये मीनिंग है। जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको याद रखना है 332 होता है। अगर क्वेश्चन में 30 बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा 30, और ये 0.61 इंटू टी है ना, इसकी ये वैल्यू हमने लिख दी, और ये VT हो गया। तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर वेरी करने से किस तरीके से स्पीड बढ़ेगा वो पता करने का एक फार्मूला है। बाकी केल्विन के फॉर्म में ये एक जनरल फार्मूला होता ही है, V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT अपान M। ठीक, ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, और ये ग्राफ आप याद रखिए। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद देखेंगे स्पीड ऑफ एयर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 पॉइंट और देखेंगे। 2 पॉइंट हो गए आपके, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। प्रेशर का कोई असर नहीं, टेम्परेचर का असर ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा। तीसरा है इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो समझते ही होंगे, आर्द्रता। देखिए जो मॉइस्ट एयर होता है, मॉइस्ट एयर मतलब आर्द्र वायु, है ना। आर्द्र मतलब समझते हैं, आर्द्र मतलब जिसमें एयर वेपर मिक्स हो। और दूसरा है शुष्क वायु, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ड्राई एयर। तो जो ड्राई एयर होता है उसकी अगर हम बात करें, शुष्क वायु की, जो गर्मियों में सपोज की जैसी वायु है, दैट इज ड्राई एयर। बारिश के मौसम में जो एयर होता है वो उसमें एयर वेपर होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वेपर को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कपड़े देर से सूखते हैं। तो जो आर्द्र वायु या मॉइस्ट एयर होता है उसकी डेंसिटी इस शुष्क वायु या ड्राई एयर की डेंसिटी से कम होता है। ये भी आपको बिल्कुल उल्टा ही लग रहा होगा सुनने में कि हमने बोलने में गलती की, लेकिन ये सही है कि मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर की डेंसिटी से कम होती है। तो अगर हम इसकी डेंसिटी dm कहें, इसकी डेंसिटी को dd कहें, तो dm इज लेस देन dt। और आप देखिए फार्मूला है v इज इक्वल टू √γ p/d। अगर हम मीडियम में, एटमॉस्फेयर में प्रेशर वेरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, कभी वो मॉइस्ट एयर है तो कभी वो ड्राई एयर है, प्रेशर वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो जिसके लिए डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए स्पीड कम होगी। और डेंसिटी किसके लिए ज़्यादा है, तो ड्राई एयर के लिए डेंसिटी ज़्यादा है। तो ड्राई एयर के लिए डेंसिटी ज़्यादा है तो ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। मॉइस्ट एयर के लिए डेंसिटी क्या है, कम है, तो मॉइस्ट एयर के लिए डेंसिटी कम होने पर वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि जब नमी युक्त या आर्द्र वायु होता है, मॉइस्ट एयर होता है, उस केस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में जो रेलगाड़ी कहीं पर दूर है ना, रेलवे स्टेशन है या रोड है, वहाँ से जो ट्रक पास होते हैं या कोई मशीन चल रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है, उसका जो सायरन है बहुत दूर तक सुनाई देता है, तेज़ी से सुनाई देता है। उसका कारण क्या है, उसका यही कारण है कि बारिश के मौसम में अच्छा, एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेढक का है ना। आपके आस पड़ोस आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में जब मेढक चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग जैसे कि बढ़िया बूफर और डीजे और लाउड स्पीकर की पूरी अच्छी खासी अरेंजमेंट करने के बाद वो चिल्ला रहे हैं, है ना। जब टर टर की आवाज़ आती है तो इतना तेज़ कानों में वो सुनाई देता है। सिंपल सा उसका रीज़न है कि मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाता है। तो जो साउंड एनर्जी है वो ज़्यादा मतलब कहीं पर बिखरती नहीं है, वो बल्कि पहुँचती है। तो जहाँ पर इस केस में कम मात्रा में पहुँचती थी, वहाँ पर अब ज़्यादा मात्रा में पहुँचती है, तो वो आपको तेज़ सुनाई देती है, दूर तक भी सुनाई देती है। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए, इसके बाद ये खत्म ही होने वाला है, पांचवा भी बताएंगे। चौथा है स्पीड ऑफ एयर का असर। स्पीड ऑफ एयर, साउंड की स्पीड पर एयर की स्पीड का असर पड़ता है। इस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आप बोलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा उतना। सपोज कि इधर की हवा चल रही है और आप इधर की तरफ चिल्ला रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ स्पीड घट जाएगी साउंड की, क्योंकि एयर की स्पीड इधर है। अगर एयर की स्पीड के डायरेक्शन में ही आप चिल्लाएंगे तो दोनों मिलकर ऐड हो जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एयर का असर पड़ता है, और वो कैसे पड़ता है कि v + -w। अगर हम विंड एयर की स्पीड में ही w और v दोनों सेम डायरेक्शन में है तो v+ ये हो जाएगा। और अगर ये जो v है वो इसके जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है, तो फिर ये माइनस के साथ आपको लिखना पड़ेगा, इतना माइनस हो जाएगा। विंड, w फॉर विंड की स्पीड है और ये v जो है वो साउंड की स्पीड है। तो असर पड़ता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में आप चिल्ला रहे हैं। पांचवा जो है और सबसे लास्ट केस है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ेगा। जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का कोई भी असर नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड पर, स्पीड पर कोई भी असर नहीं होता है। अगर ऐसा होता कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्पीड अलग अलग होती, तो जब कहीं पर जो प्रोग्राम होता है, जैसे कोई म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं, कुछ लोग सितार बजा रहे हैं, कुछ लोग फ्लूट बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहा है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लोग बजा रहे हैं, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है।
तो अगर फ्रीक्वेंसी से स्पीड डिसाइड होता तो आपको पहले तबला सुनाई देता, फिर थोड़ी देर बाद बांसुरी सुनाई देती, उसके थोड़ी देर बाद जो है आपको गिटार सुनाई देता। मतलब अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की साउंड सुनाई देती, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। और लास्ट में वो जो सिंगर साहब गा रहे थे उनकी आवाज़ सुनाई देती। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे जितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन स्पीड सबकी सेम होती है। इसी वजह से कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम होता है तो सारे साउंड हमारे कानों में एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। वेव हमने देख लिया, वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वेव के प्रोपागेट होने के लिए वो देखा आपने। टाइप ऑफ वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल में भी दो वैरायटी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, और पूरा फोकस हमारा मैकेनिकल के ऊपर था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम अलग पढ़ेंगे। इसके बाद आपने डिफिनीशन रिगार्डिंग वेव, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और उनकी में आपस में रिलेशन ये आपने मेंशन किया, फेज वगैरह देखा। स्पीड ऑफ वेव, अलग अलग मीडियम में मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या होती है। ट्रांसवर्सल के लिए आपने देखा सॉलिड में फार्मूला, और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो तीनों में प्रोपागेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसका आपने तीनों में फार्मूला देखा। ठीक, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वी यानी स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो प्रेशर का तो कोई असर नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है। तीसरा ह्यूमिडिटी में आपने देखा तो मॉइस्ट एयर में स्पीड बढ़ जाती है। चौथा आपने देखा स्पीड ऑफ एयर तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और पांचवा आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी का भी कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की क्लास संपन्न हुई और आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हम लोग का हमको इंतज़ार रहता है। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, वेव मोशन के बचे हुए टॉपिक और इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।